गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा वीडियो आज आपको नहीं दिख रहा होगा बट आपको स्क्रीन पे एलपीपी ज़रूर दिख रहा होगा। मुझे बता दो ऑडियो क्लियर है कि नहीं। वीडियो आई डू नॉट नो व्हाई इज इट नॉट शोइंग, बट ठीक है, जब तक ऑडियो फाइन है वी कैन गो अहेड। ओके ओके अंजलि। ऋषभ मैम टाइम सीरीज के नोट सेंड कर दो। ठीक है ऋषभ, मुझे बस आप कल का समय दो। मैं कल परसों वीकेंड है तो मेरा ऑफ है, तो मैं आपको परसों तक सब कुछ अपलोड करके देती हूँ। कोशिश करूंगी कल तक कि सब कुछ अपलोड कर दूं, क्योंकि सारी पीपीटीज बनी है, मुझे बस थोड़ी थोड़ी देर में बस रिफाइन करके अपलोड करना है। तो मैं आपको कल तक करती हूँ। अभी थोड़ा नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, राइट, देन यूनिवर्सिटी, बट डेफिनेटली मैं एक दो दिन में करके देती हूँ। ठीक है, चलो। सो हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज से हम लोग हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज से हमारी सारे मैथ्स की क्लासेस चलेंगे एटलीस्ट 15 दिन तक, जब तक हमारा सिलेबस नहीं हो पाता। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग प्रॉब्लम्स है। एंड एग्जाम में आने के इसके चांसेस भी रहते हैं, बट ये स्कोरिंग भी रहता है। प्लस इस टॉपिक में से ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से ना एमसीक्यू आने के भी चांसेस रहते हैं। तो जहां जहां मुझे लगेगा कि यहाँ एमसीक्यू आ सकता है, वहां वहां मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बाकी जब आपकी क्विजेज होंगी, जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे हम लोग एपी की, तो टेस्ट सीरीज में भी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए सारे टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो LPP विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी थ्योरी हमें पढ़नी ही पड़ती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मेकिंग द बेस्ट यूज। ठीक है, अब इसको पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेकर हूँ एंड मुझे मेरी बेकरी में प्रोडक्ट्स बनाने हैं अलग अलग, बट मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो सपोज मेरे पास दो प्रोडक्ट है, दो प्रकार की मुझे कुकीज बनानी है, ये प्रकार ए और ये प्रकार बी। अब इन कुकीज को बनाने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, यानी लिमिटेड अमाउंट से ही मैं ये कुकीज बना सकती हूँ। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँ। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, इनका मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँ एंड एकदम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक या फिर ऑप्टिमल वैल्यू तक पहुंच पाऊं, कि मेरे रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो और मुझे कॉस्ट भी कम लगे। ठीक है, तो जब हमें किसी चीज का ऑप्टिमाइजेशन करना है तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं कि मैं ऑप्टिमम सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकती हूँ। मेरे पास अलग अलग सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3। अब ये तीनों ही मुझे सोल्यूशन तो दे रहे हैं, बट इन तीनों में से कोई एक सोल्यूशन ऐसा होगा, कोई एक टेक्निक ऐसी होगी जो मुझे बेस्ट सोल्यूशन देता है। तो ये बेस्ट ढूंढने का तरीका होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, तो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी देर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजी जिससे हम अपनी सेल्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट उन स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी ऐसी होगी जिससे सेल्स भी मैक्सिमाइज होगा, रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा, कॉस्ट बहुत कम जनरेट होंगे। तो मुझे उन अलग अलग स्ट्रैटेजीज में से एक ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी अगर ढूंढनी है तो मैं उसको एलपीपी की मदद से ढूंढती हूँ। ठीक है, तो इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट आउटकम। एक बेस्ट आउटकम निकालते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट या फिर मिनिमाइजिंग कॉस्ट इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कम रिसोर्सेज में बेस्ट आउटकम कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम एलपीपी का यूज करते हैं। द टर्म लीनियर implies that objective function and constraints are linear। तो जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो लीनियर का मतलब है, जो इसमें हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये लीनियर होना चाहिए, मतलब इनकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट दोनों लीनियर होने चाहिए। देन कंडीशंस ऑफ एलपीपी आर, तो कंडीशंस ऑफ एलपीपी क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। अभी सब मैं आपको बताऊंगी डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अभी आप बस सुनो कि ये लीनियर होना चाहिए, कांस्टेंट भी लीनियर होना चाहिए डिसीजन वेरिएबल्स के, और सारे डिसीजन वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डाल के रखा है, ठीक है। तो जो हमारा मैक्सिमाइजिंग चीज होती है, जैसे अगर मुझे किसी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसको मैं बोलती हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है उस चीज को मैं बोलती हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और उसको मैं z से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 6x प्लस 5y, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और मुझे ये मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी लक्ष्य अचीव करने से पहले हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, राइट। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है, कि हमें उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। बट जो बाधाएं हैं ये हमारे कहलाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो उसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हो गए हमारे 3 प्रकार के कॉन्स्टेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। और ये होता है हमारा एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव को हम लोग नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी बोलते हैं। अब ये जो एक्स और वाई होता है ना, ये कहलाते हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा। अब वापस मैं आपको पिछली स्लाइड की तरफ लेके जाती हूँ। अब देखो यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑल डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ये जो लाइन है यहाँ पर देखो, यही लिखा है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ये पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो इस लाइन का मतलब होता है कि x एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। देन constraints should be a linear function of decision variables। जो मेरे constant हो वो linear function हो मेरे decision variable के। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 मेरे बताए मैंने आपको constant है, तो मेरे constraints linear है और constraints आर अ linear function of my decision variable, मतलब x और y दोनों ही मेरे constraint के अंदर linear है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये रहा, सेकंड कंडीशन। देन थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन हमारी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होना चाहिए डिसीजन वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या होता है, ये होता है, तो ये भी मेरा लीनियर है, इन सब की पावर 1 है। तो ये कहलाती है हमारी 3 कंडीशंस ऑफ एलपीपी। तो ये कंडीशंस बहुत जरूरी है, इन कंडीशंस को पूरा करे बिना हम एलपीपी का क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, ये एग्जाम्पल। तो 3 चीजें, 2 चीजें होती हैं एलपीपी में, एक होता है मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव को हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टू बी प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एक, और एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा मैक्सिमाइज करना पड़ता है, और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमको कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, कुछ चीजों की मदद लेनी पड़ती है, विच इज नोन एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो हर एलपीपी प्रॉब्लम में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट मतलब वो बहुत कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, बट एक टाइप यानी कॉन्स्टेंट्स भी आपको मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एलपीपी का, जो आपने पहले देखा, ये वही चीज है। हम हर कोई से एलपीपी नहीं बना सकते, ठीक है। आप हमेशा देखोगे कि मैम अभी तक आप मैक्सिमाइज 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 की बात कर रहे हो, क्या ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ मैक्सिमाइजेशन है? तो हाँ, एलपीपी के केस में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हमेशा मैक्सिमाइजिंग ही होता है। हम हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तभी हम एक एफिशिएंट सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया मैक्सिमाइजिंग लॉस, तो ये तो हमें इनएफिशिएंसी की तरफ लेकर जाएगा। एंड मैं एलपीपी की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं एफिशिएंट आउटकम पे पहुंचूं, मुझे इनएफिशिएंट आउटकम पे नहीं आना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही लिखा रहेगा, आइदर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मिनिमाइजिंग कॉस्ट का मतलब ये रहता है कि तुम कॉस्ट को कम से कम रख रहे हो। यहाँ पे आप मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट करके अगर आपके पास आएगा तो भी वो एलपीपी का सब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑल कॉन्स्टेंट्स शुड बी ऑफ इक्वालिटी टाइप। सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्लाइड बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑल कॉन्स्टेंट्स शुड बी ऑफ इक्वालिटी टाइप, मतलब सारे कॉन्स्टेंट्स में इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। इक्वालिटी टाइप मतलब होता है इसमें इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, ठीक है।
डिसीजन, ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब सारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो मेरे पॉजिटिव होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या मैम सिर्फ 2 ही हो सकते हैं? तो नहीं, ये एक्स वाई जेड ए बी कितने भी होते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इसको सिर्फ 3 तक लेके जाते हैं, ठीक है, वरना हमारी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ये मैंने जो आपको बताया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा मैक्सिमाइजेशन की बात करी होगी, कभी भी मिनिमाइजेशन की बात नहीं करी होगी। अगर मिनिमाइजेशन की बात करी है तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 3 चीजें हमेशा याद रखना कि कॉन्स्ट्रेंट्स में हमेशा इक्वालिटी का साइन होगा, देन डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, ये हमेशा हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता दी थी एक जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, ठीक है। हाँ जी, किसको डाउट है? सोनू, सोनू आपको कुछ बोलना है? हेलो, ओके, शायद गलती से हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर मैंने एक आप लोग के लिए एग्जाम्पल डाला है, एक मैंने यहाँ पे जनरल एलपीपी का फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। अब जब भी मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म रहता है एलपीपी का, अगर उस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म से हटकर हमें कुछ भी मिला तो हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है टू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हमको कोई नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म मिला तो हमको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल डाला है वो एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म मतलब ये हमारे जो एलपीपी की कंडीशन थी कि एलपीपी में हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, एलपीपी में हमेशा हमारे जो कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए उसमें इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, इसलिए हेडिंग ऐसी डली है। तो एक जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी हमें दिया है। अब यहाँ पे देखो लिखा है आई हैव टू मिनिमाइज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो पहली गलती तो हमें यहीं दिख गई कि भैया कभी भी हम मिनिमाइज तो करते ही नहीं है। तो यहाँ पे इन लोग ने लिख दिया z इज इक्वल्स टू -3x1 -5x2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 1 2 और 3, ठीक है, 3 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब कॉन्स्टेंट्स में भी यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। और ये जो साइंस हैं ये भी अलग अलग है, कहीं पर लेसर देन है, कभी ग्रेटर देन है, कभी कुछ और है, ठीक है। चलो दूसरी गलती मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। द गिवन एलपीपी इज वायलेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, ये वाला जो एलपीपी है वो उस स्टैंडर्ड फॉर्म को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें? अब हम लोग को इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। पहले तो वायलेट कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का हो गया, ठीक है मैम, दिख गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी है यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट्स ऑफ और ऑफ इनइक्वालिटी टाइप, मतलब कॉन्स्टेंट्स के ये बीच में ना साइन अलग अलग है। कॉन्स्टेंट्स के बीच में साइन हमेशा सेम होना चाहिए, या तो वो सारे में ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ये या तो वो सारे में लेस देन इक्वल टू हो। हर कांस्टेंट का जो साइन होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया कि कांस्टेंट इनइक्वालिटी टाइप के हो गए। तीसरा, डिसीजन वेरिएबल x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे x1 तो दिया है मैम कि x1 पॉजिटिव होगा, बट जो x2 है ये बोला है कि अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था अभी कि सारे हमारे जो डिसीजन वेरिएबल होने चाहिए, ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब डिसीजन वेरिएबल्स कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। बट यहाँ पर तो अनरिस्ट्रिक्ट कह दिया, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब वो ले सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारा ये जो एलपीपी है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को वायलेट कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी चीज दी हो तो इसको हम लोग कर देते हैं ट्रांसफॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा मिनिमाइज वाला जिसमें आपको पहले पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने पेपर्स देखे थे उसमें सब में डायरेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ही आया था।
नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं आया था किसी में भी, बट फिर भी हम सीख लेते हैं, कभी आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज से स्टैंडर्डाइज फॉर्म की ये स्टेप्स हैं, यहाँ पे मैंने डाली है। तो पहले इसको देखो, सबसे पहले तो मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज बाय रिवर्सिंग द साइन। जहां पर मिनिमाइज लिखा था उसको मैक्सिमाइज कर दो, बट उनके बीच के साइंस रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले ना मैं गलत वाला फॉर्म लिख देती हूँ, क्योंकि ये तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। मैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि हमको कंपेयर करने में इजी हो और बार बार हमको पेज ना पलटना पड़े। z इज इक्वल्स टू -3x1 -5x2, -3x1 -5x2, और ये था मिनिमाइज, ठीक है। देन सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू 2x1 -3x2, 2x1 -3x2, देन दूसरा x1 + x2, देन तीसरा है 4x1 + x2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए लिख दिया कि ये मेरा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म था और ये मेरा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म था। फिर ये भी लिख देते हैं, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, सबसे पहले तो मैक्सिमाइज को मिनिमाइज कर दो बाय रिवर्सिंग द साइन। तो जहां भी मिनिमाइज लिखा है उसको मैक्सिमाइज कर दो और उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बीच के साइंस रिवर्स कर दो। तो ये मिनिमाइज को मैंने कर दिया मैक्सिमाइज, ठीक है। अब साइन रिवर्स करना मतलब ये -3x और -5x है, साइन रिवर्स मतलब इसको सबको पॉजिटिव कर दो। तो अब ये हो गया +3x1 + 5x2, ठीक है। पहली स्टेप हो गई, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आई बारी मेरी कॉन्स्ट्रेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने की। तो कॉन्स्ट्रेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होगा, रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइंस इन सब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स को मैं अपने सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कॉन्स्ट्रेंट्स को मैं सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलती हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमको पता ही है, हम z से डिनोट करते हैं। तो जो मेरे सब्जेक्टिव फंक्शंस है उसके इनइक्वालिटी साइंस को रिड्यूस कर दो। अगर साइन लेस देन इक्वल टू डला है तो उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें कुछ वेरिएबल्स। अगर साइन मेरे सब्जेक्टिव फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू डला है तो उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये चीज थोड़ी टेक्निकल है, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में आ सकती है, बट ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। बट फिर भी हमें ये चीज हमें लर्न करनी पड़ेगी रूल, ठीक है। कि अगर लेस लिखा है तो उसमें प्लस करनी पड़ेगी चीजें, जिसको हम लोग स्लैक वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे सब्जेक्टिव फंक्शन में साइन, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे याद कर लो, लेस लिखा है तो प्लस करेंगे, ग्रेटर लिखा है तो माइनस करेंगे वेरिएबल्स को। और जब हम प्लस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्लैक वेरिएबल, जब हम माइनस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर देखो, अब 2x1 -3, यहाँ पर सॉरी ये वाला गलत है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्म था। तो पहले तो इनइक्वालिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू सॉरी, इसको मैंने इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो मैंने सारे इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर साइन था मेरा लेस देन इक्वल टू, एक सेकेंड में इसको मिटा दूं। हाँ, यहाँ पे साइन क्या था, पहले कॉन्स्टेंट में हमारा साइन था लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में क्या करते हैं मैम, लेस देन इक्वल टू में हम लोग प्लस कर देते हैं वेरिएबल को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल को हम प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या कर दिया, 2x1 तो पहले से ही था, -3x2 + x3, ये वाला वेरिएबल है, इसको हम बोलूंगी स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अब सेकंड वाले में भी सीन क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो चलो भाई, पहले तो हमने इज इक्वल्स टू यहाँ कर दिया, दूसरी में हमने वापस एक वेरिएबल को ऐड कर दिया, ठीक है। अब तीसरे में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में हम लोग एक वेरिएबल को सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो लिखा था मेरा 4x1 + x2
-x5, ठीक है, बाकी इज इक्वल्स टू 2, बाकी सब हमने सेम रखा। तो ये चीज बस यहाँ समझने की थी। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो साइन के बेसिस पे हम वेरिएबल्स को या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट को सरप्लस कहते हैं, ऐड को स्लैक कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बस यही चीज यहाँ पे एमसीक्यू से आ सकती है और ऐसे हो जाता है हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब अनरिस्ट्रिक्टेड जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव कर दो, इसमें तो कुछ नहीं करना, ये x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गए मेरे 3 प्रकार के सब्जेक्टिव फंक्शंस, एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये मेरे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्म से स्टैंडर्डाइज फॉर्म। बट अगेन मैंने जैसे कहा क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमाइज ही आता है, बट अब मिनिमाइज भी आया तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स आप लोग याद रखना। किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, समझ आ रहा है यहां तक? एक बार आप दोबारा से साइन चेंज बता दो। साइन चेंज, अच्छा ओके। देखो कोई खाली शीट यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा मिनिमाइज करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को विच इज 5x प्लस वाई, ठीक है। देन सब्जेक्ट टू मतलब कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो कॉन्स्टेंट ये होगा 4x प्लस वाई इज इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 ही कॉन्स्टेंट्स ले रही हूँ, ठीक है। और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट अनरिस्ट्रिक्टेड। मैंने अपने मन से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करा। अब मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो फॉर्म ऑफ एलपीपी है ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म को वॉयलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज लिखा है। दूसरी चीज, इसके जो सब्जेक्टिव फंक्शंस हैं यानी जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें एक में साइन है लेस देन इक्वल टू का, एक में साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। और मुझे हमेशा एक ऐसा एलपीपी चाहिए जिसके सब्जेक्टिव फंक्शन में साइन हमेशा सेम हो। या तो अगर दो सब्जेक्टिव फंक्शंस है तो दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन हो, या फिर दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। तो अब मुझे समझ आ गया कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म को मुझे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, सबसे पहली चीज को चेंज करो, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करो। तो मिनिमाइज से कर दो मैक्सिमाइज और साइन चेंज कर दो। z इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 5x था तो इसको कर दो -5x, यहाँ पे प्लस y था तो इसको कर दो -y। तो अब मेरा जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया वो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव फंक्शंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन में कोई साइन वाइन का चेंज करने का लफड़ा नहीं रहता। सब्जेक्टिव में बस हम कुछ वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं, और वो ऐड कैसे करते हैं, ये वाले साइन देख के, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हम वेरिएबल को ऐड करेंगे, ऐड वेरिएबल। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम लेस या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वेरिएबल को, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हो गया मेरा पहला सब्जेक्टिव फंक्शन 4x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई, लेस देन इक्वल टू लिखा है यहाँ पर तो पहले तो उसको पूरा इक्वालिटी कर दो। मैं इसको थोड़ा नीटली कर देती हूँ, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है तो पहले तो उसको इक्वालिटी कर दो और एक वेरिएबल ऐड कर दो। ये मेरा पहला सब्जेक्टिव फंक्शन है। ऐसे ही मेरा जो दूसरा सब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें क्या है, पहले तो जो है वो लिख दो, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको इसमें कर दो माइनस
1 सेकेंड। ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो बस मैंने एक वेरिएबल ऐड कर लिया और एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें Z2 को मैं बोलूंगी मेरा सरप्लस वेरिएबल, इसमें मैं Z1 को बोलूंगी मेरा स्लैक वेरिएबल। ये चीज मैंने बताई। और ये बचे अब लास्ट स्टेप। ये तो मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा हमने बोला कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको सिंपली चेंज कर दो, इसको भी पॉजिटिव कर दो। तो ये जो मैंने रेड से लिखी है इक्वेशंस, अब ये मेरा नया एलपीपी बन गया, न्यू एलपीपी। अब मैं इस नए एलपीपी को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो यही मैंने बताया। तो ये रूल्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, और ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बोला गया है कि एक एलपीपी प्रॉब्लम एक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, और एक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हैव एनी काइंड ऑफ बिलो मेंशन सॉल्यूशंस। हम लोग हमेशा अपने कॉन्स्ट्रेंट को ही ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी को ही बेस्ट तरीके से यूज करते हैं। तो इसमें हमको अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस मिल सकते हैं। कैसे अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन मिल सकते हैं? पहला है कि हमें कोई भी फीजिबल सोल्यूशन ना मिले, मतलब इनफीजिबल सोल्यूशन मिले। दूसरा है हमको एक यूनिक फीजिबल सोल्यूशन मिले। तीसरा है हमें एक से ज्यादा ऑप्टिमम सोल्यूशंस मिल जाएं। ठीक है, मोर देन वन ऑप्टिमम सोल्यूशंस। और चौथा है अ फीजिबल सोल्यूशन फॉर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अनबाउंडेड, दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैन बी मेड। ये छोड़ दो अभी, ठीक है, ये वाला पॉइंट छोड़ो। तो एलपीपी के केस में हमको तीन प्रकार के सोल्यूशंस मिलते हैं। एक, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तीसरा, मोर देन वन सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनमें फर्क क्या है, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो। और कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको एलपीपी में समझना पड़ता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बाउंडेड रीजन और एक अनबाउंडेड रीजन का। ठीक है, तो फीजिबल रीजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। सिंपल भाषा में बाउंडेड मतलब जिसकी बाउंड्री है, अनबाउंडेड मतलब जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो बाउंडेड रीजन मतलब क्या होता है? बाउंडेड रीजन मीन्स द feasible solution area is enclosed and limited। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। एलपीपी में बाउंडेड रीजन ये रहता है कि जिसमें हमारा जो feasible solution रहता है वो enclosed रहता है और लिमिटेड रहता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसकी चारों तरफ से बाउंड्रीज होती हैं, एंड आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद दिस रीजन। अब आप लोग पहले ये देखो डायग्राम। ठीक है, पहले अनबाउंडेड देख लो। अनबाउंडेड क्या रहता है? अनबाउंडेड मतलब जो हमारा फीजिबल सोल्यूशन रहता है, इसका जो एरिया रहता है, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं रहती। ये इनडेफिनेटली लार्ज रहता है और किसी भी डायरेक्शन में चला जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी दूर तक जाए। अब जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये है मेरा फीजिबल सोल्यूशन, इस अंदर इस पॉइंट्स के अंदर आ रहा है मेरा फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चारों तरफ से बाउंड्री से पैक्ड है, तो इसको मैं बोलूंगी दिस इज बाउंडेड। बट ये वाला सोल्यूशन देखो, यहाँ पे कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगी ये है अनबाउंडेड। ठीक है, तो पहले ये समझो कि बाउंडेड क्या होता है, जिसकी बाउंड्री हो। अनबाउंडेड क्या होता है, जिसकी बाउंड्री नहीं हो। अब मैम इसमें आप बार बार बोल रहे हो फीजिबल सोल्यूशन, तो फीजिबल सोल्यूशन की बात मतलब क्या होता है? तो अब देखो यहाँ पर मैंने डाल के रखा है फीजिबल रीजन, ऑप्टिमल रीजन, इनफीजिबल सोल्यूशन। तो फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, फीजिबल रीजन क्या रहता है? जैसे मैं अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना, उसमें मुझे एक ऐसा डायग्राम मिलता है, आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। ऐसे डायग्राम में जो आपको ये ब्लू कलर का शेडेड रीजन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का शेडेड रीजन कहलाता है मेरा फीजिबल रीजन। मतलब इस रीजन के अंदर मेरे अच्छे से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ओ, ये कहलाते हैं मेरे फीजिबल पॉइंट्स। ठीक है,
तो फीजिबल रीजन के बाउंड्री पे जो पॉइंट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं मेरे फीजिबल पॉइंट्स, और जो ये अंदर का पूरा एरिया है ये मेरा कहलाता है फीजिबल रीजन। अब देखो डेफिनेशन, every point inside the feasible region is called a feasible choice। ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो लास्ट वाले डायग्राम में फॉर एग्जांपल अगर मेरा feasible region ये था जो मैं शेड कर रही हूँ, तो इस शेडेड रीजन के अंदर कोई सा भी पॉइंट होगा वो कहलाएगा मेरा feasible choice, ठीक है। A solution value for decision variables where all the constraints are satisfied, including the non-negativity restrictions, is called a feasible solution। अब इसमें एक पॉइंट होता है feasible solution का ही। आई थिंक ये सब चीजें आपको क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा से समझ आएंगी, बट feasible solution क्या होता है? feasible solution एक ऐसा solution है मेरा जिसमें मेरे सारे constraints satisfy हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा feasible solution एक ऐसा solution है जिसमें मेरे सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। feasible region is a set of, अब इस डायग्राम में देखो मैंने आपको बताया A, B, C और D, ठीक है। तो A, B और C और D ये मेरे चारों feasible solutions तो हैं, feasible points तो हैं, बट इन A, B, C और D में से भी एक कोई मेरा बेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। सोल्यूशन ये सारे हैं बट इसमें से कोई एक मेरा बेस्ट सोल्यूशन होगा जहां पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। वही मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक बार कि क्लास में बच्चे तो बहुत सारे हैं, सब बच्चे अच्छे होते हैं, बट इनमें से कुछ एक बच्चा ही ऐसा रहता है जो हमेशा टॉप करता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, तो अभी आप बस सुनते जाओ, ठीक है। ये थ्योरी आपको मैं भेज दूंगी। फीजिबल रीजन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फीजिबल सोल्यूशंस। तो इन सब का, इसको आप लोग फीजिबल पॉइंट्स बोल सकते हैं और फीजिबल सोल्यूशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फीजिबल सोल्यूशन का सेट ऑफ पॉइंट अगर हम मिला दे तो हमारे पास एक फीजिबल रीजन बन जाता है। तो फीजिबल रीजन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द feasible solutions. It is always a convex set that is a closed or convex polyhedron। तो ये जो शेप बनकर आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं convex polyhedron। जैसे हम लोग नहीं अलग अलग शेप पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन एक्सेट्रा, ऐसे एलपीपी में जो शेप बनकर आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। Basic goal of the optimization process is to find the values of the variables that minimize or maximize the objective function while satisfying the constraints। अब हम अपनी बाधाओं को इग्नोर तो कर नहीं सकते, हमें अपनी बाधाओं को क्रॉस कर कर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। ऐसी एलपीपी में होता है कि हमारा बेसिक गोल ये रहता है कि हम अपने एम तक पहुंचे, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस तक पहुंचे, बट ऐसे पहुंचे कि जितने भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स है वो सब सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये सब चीजें और अच्छे से समझ आएंगे आपको। तो हमें अपने ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंचना है उस वेरिएबल को यूज कर कर जिससे हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अभी बस सुनते जाओ। एवरी पॉइंट इनसाइड और ऑन बाउंड्री ऑफ फीजिबल रीजन इज कॉल्ड फीजिबल सोल्यूशन। जैसे मैंने बताया ये इस डायग्राम में ए बी सी डी और ये एस, कोई भी अंदर भी अगर पॉइंट होगा तो उसको मैं बोलती हूँ फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। All points outside the feasible region is called as infeasible solution। अब मैंने यहाँ पर बता दिया, फॉर एग्जाम्पल अपन नोट कर देते हैं यहाँ को A, B और C, ठीक है, और यहाँ पे O, और अंदर एक पॉइंट अगर अपन लिखें तो अंदर सपोज कोई पॉइंट, अब ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे मेरे feasible solution। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट पड़ गया E, ये मेरे feasible region के बाहर पड़ रहा है तो इसको मैं बोलूंगी infeasible solution, ठीक है। तो दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, एक फीजिबल और एक इनफीजिबल, ठीक है। तो यही था, और इनफीजिबल सॉल्यूशन कभी भी मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करेगा, ठीक है। इनफीजिबल सॉल्यूशन मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कभी भी नहीं करेगा। देन ऐसा चॉइस जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा उसको मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि क्लास में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं बट उसमें से एक ही बच्चा होगा जो टॉप करता है, तो वो जो बच्चा टॉप करेगा उसमें बोलती हूँ कि ये ऑप्टिमल बच्चा है, ये एकदम अच्छा बच्चा है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही फीजिबल पॉइंट्स तो हैं, बट इन तीनों में से एक पॉइंट ऐसा होगा जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, और वो जोन सा भी पॉइंट होगा उसको मैं बोलती हूँ कि वो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ए बी सी दोनों ही सोल्यूशंस तो हैं,
बट इन तीनों में से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसका बोलती हूँ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था अपना feasible region, infeasible region, etc. ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी तक हमने पढ़ा बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, feasible solution, infeasible solution एंड ऑप्टिमल solution। मैं आपको 2 मिनट का एक समरी दे देती हूँ। बाउंडेड रीजन मतलब ये जो मेरा feasible रीजन बाउंड्री से बाउंडेड है। दूसरा अनबाउंडेड, अगर मेरा feasible solution ऐसा निकल कर आया जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। देन हमने पढ़ा feasible solutions, ठीक है, कि अलग अलग सॉल्यूशंस जो मेरे प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जैसे ए बी सी और डी, और इस फीजिबल सॉल्यूशन के सेट को बोलते हैं पूरा फीजिबल रीजन। जो पूरा रीजन होगा जिसमें ये सारे फीजिबल सॉल्यूशन लाई कर रहे हैं, इसके अंदर एस भी हमारा फीजिबल सॉल्यूशन होगा और ये ए बी सी डी एस ये सब मिला के बनाएंगे एक फीजिबल रीजन। अब इन फीजिबल सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, उसको मैं बोलूंगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दैट्स इट, हमने इतना ही पढ़ा अभी तक। ठीक है, और इसकी पूरी थ्योरी आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। तो फीजिबल पढ़ लिया, ऑप्टिमल पढ़ लिया और इनफीजिबल पढ़ लिया। इनफीजिबल मतलब इसके बाहर, अगर कोई यहाँ पर लाई कर रहा है टी, तो मतलब ये हो गया मेरा इनफीजिबल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो, यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी एंड मल्टीपल और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक एलपीपी के दो प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा, या तो मल्टीपल एक से ज्यादा सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन होता है, तो हम बोलेंगे ये यूनिक सोल्यूशन है। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम के दो तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल सोल्यूशन। ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलपीपी के केस में एलपीपी का यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब टू और मोर कॉन्स्टेंट इक्वेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कि ये एक कॉन्स्टेंट लाइन है, ये दूसरी कॉन्स्टेंट लाइन है। ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स दिए हैं वो सारी कॉन्स्टेंट्स एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर एक और कॉन्स्टेंट लाइन निकल जाए। ठीक है, कितनी भी कॉन्स्टेंट लाइन निकल सकती हैं, जितने कॉन्स्टेंट्स उतनी ज्यादा हमारे ग्राफ में लाइंस बनेगी। ठीक है, बट अभी के लिए मैं दो कॉन्स्टेंट से एग्जांपल लेती हूँ। तो सपोज दो कॉन्स्टेंट है, ये मेरा पहला कॉन्स्टेंट लाइन है, ये मेरी दूसरी कॉन्स्टेंट लाइन है। अब मुझे पता है दोनों कॉन्स्टेंट लाइन जो एरिया को बाउंड कर रही है, ये मेरा एरिया कहलाएगा फीजिबल रीजन। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्स्टेंट लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मतलब इस एलपीपी प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरे दोनों कांस्टेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि एलपीपी विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन व्हेन टू और मोर कांस्टेंट इक्वेशन लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट लाइन इंटरसेक्ट करती ईच अदर से, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंडिकेट्स अ यूनिक सोल्यूशन। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक यूनिक सोल्यूशन देगा। अब इसके आगे आ जाओ, मल्टीपल सोल्यूशन। मल्टीपल सोल्यूशन को हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज के दो मतलब हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मल्टीपल सोल्यूशन रिफर्स टू अ सिनेरियो व्हेन देयर इज मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब पहले वाले में अपन ने देखा कि z को जब हम देखेंगे तो z को मैक्सिमाइज करने वाली सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। बट मल्टीपल सोल्यूशन में ऐसा होता है कि z को मैक्सिमाइज करने की एक से ज्यादा वैल्यूज होती है। मतलब एक वैल्यू, दो वैल्यू और तीन वैल्यू। हमारे पास तीन वैल्यूज ऐसी आएंगी जिन तीनों से हमारा z मैक्सिमाइज हो रहा है, मतलब z का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन करके ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी आप इतना याद रखो कि जब मेरी z की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है
और एक ही वैल्यू के कारण मैक्सिमाइज हो रहा है z, तब उसको मैं कहती हूँ कि वो मेरा यूनिक सोल्यूशन है। बट जब मैं z को एक से अधिक वैल्यू से मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, तब मेरी उस एलपीपी में मैं कहती हूँ कि मल्टीपल सोल्यूशंस निकल रहे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन से मेरा z मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला है। सपोज ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जब मैंने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा तो मेरे पास दो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट आया 2 3, एक पॉइंट आया 4 1। अब इस 2 3 और 4 1 को जब मैं z में डालूंगी, तो चलो डाल के देखते हैं। पहले 3 2 + 2 × 3, ये मैं कुछ नहीं कर रही, x और y की जगह 2 और 3 को पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये z कितना आ गया, 6 + 6 = 12। अब मैं 4 और 1 पुट करती हूँ अपने z में, तो z = 3 × 4 + 2 × 1। ठीक है, मैंने सही करा है ना, 3 2 6 और इसमें 2 3, 6 3 2 6, 6 + 6 12। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 4 और 2 × 1, 4 और 1। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 1 सेकेंड रुको। ये 12 ही आना चाहिए, ये मैंने मन से बनाया था एग्जाम्पल। तो एनी विच वेज, तो ऐसे दो पॉइंट्स है यहाँ पर जिनसे दोनों में जो z की वैल्यू है वो 12 आ रही है, मतलब ऐसे दो पेयर है, तो इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या गड़बड़ हुई है या मुझे नहीं पता, शायद एग्जाम्पल फॉर्म करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 0 होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको अगर 4 0 कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 3 × 4 × 2 × 0, तो 12 + 0 = 12। अब देखो z की वैल्यू यहाँ पर भी 12 आ रही है और z की वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, मतलब इस एलपीपी प्रॉब्लम के z को मैक्सिमाइज करने के लिए दो सोल्यूशन हमें मिल रहे हैं, और उसको मैं बोलती हूँ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यही था। अंजलि, ये आपका क्वेश्चन अपन लोग जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना कल डायग्राम के साथ, कल मैं आपको एकदम बार ग्राफ में, कल तो नहीं मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, बार ग्राफ के साथ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीपल सोल्यूशंस हम डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व। अभी तो हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए पहले थ्योरी पता होनी चाहिए, और उसको पढ़ने के बाद थ्योरी और अच्छे से समझ आ जाती है। तो अभी तो आप बस समझते जाओ। तो अभी बाउंडेड, अनबाउंडेड, फीजिबल, इनफीजिबल, ऑप्टिमल, मल्टीपल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ऐसे हमने 5 से 7 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आ गए हम लोग अपने मैथमेटिकल पोर्शन पे, बट आई थिंक मैथमेटिकल पोर्शन में आज नहीं कराऊंगी, तो ये सब मैं मिटा रही हूँ यहाँ से। हम्म, ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की हमारी एलपीपी की पूरी थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, अब थ्योरी के बाद हमारे पास दो मेथड होते हैं एलपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है सिंप्लेक्स मेथड। 99% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड ही आता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड नहीं आता, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें हम अपना प्रॉपर ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखेंगे, फिर फीजिबल रीजन बनाएंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे कौन सी वैल्यू है जिससे मेरा z मैक्सिमाइज होगा वो देखेंगे। ये सब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हमारी एलपीपी की पूरी थ्योरी खत्म हुई है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज वी कैन एंड आवर क्लास।
ठीक है, चलो ओके, गुड इवनिंग। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास नाउ। सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हम लोग एलपीपी कर रहे थे एंड हमने एलपीपी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे थे इन द प्रीवियस क्लास। एंड आज हम एलपीपी का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एलपीपी के क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, दो प्रकार के मेथड्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, आप और मैं साथ में ही सॉल्व करना। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगी, अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा नहीं। इसलिए आप भी सॉल्व करना, भले ही गलती हो, और मैं भी सॉल्व करूंगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूँ, तो मैं इस पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस ऐड करके आज अपलोड करूंगी शाम को, क्योंकि आज हमारा एलपीपी खत्म हो जाएगा। तो आप फिर घर पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसके आंसर्स वगैरह भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये सब हम देख चुके थे, मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि एक एलपीपी का सेट फॉर्मेट रहता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, जिसमें हमारे दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक होता है सब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा हमें मैक्सिमाइज करना रहता है एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो एक हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज सब्जेक्ट टू दीज मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कॉन्स्टेंट 1, ये कॉन्स्टेंट 2, ये कॉन्स्टेंट 3। कॉन्स्टेंट मतलब ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के बीच के कॉन्स्ट्रेंट्स है। मतलब इन सारी बाधाओं को, मैंने पहले ही बताया था, इन सारी बाधाओं को मुझे पार करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर पाऊंगी, ठीक है। और ये होता है हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस, मतलब जो हमारे एक्स और वाई होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम कंडीशंस लेके चलते हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में से कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए जिसमें सेम इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, प्लस जो मेरे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन तीन चार चीजों में से कोई भी चीज हमने नहीं फॉलो करी, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी होता है वो बिगड़ जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से बिगड़ जाता है तो हमको पहले उसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये जो तीन चार कंडीशंस थी, इसको अपन लोग बोलते हैं कि एक एलपीपी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे वही सब चीजें मैंने बता चुकी है। फिर एक ये जनरल फॉर्म का मैंने एग्जाम्पल डाला था आपको, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल डाल दिया था। एक जनरल फॉर्म का अगर एग्जाम्पल डालू तो ये हमें दिख रहा है कि दिस इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ एन एलपीपी, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था। तो ये सब मैं आपको उस दिन अच्छे से समझा चुकी थी। देन फीजिबल, इनफीजिबल सोल्यूशन, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, ये सब मैं आपको बता चुकी थी। अब इसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। तो ये सब मैं रिपीट नहीं करूंगी। जिन बच्चों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है, पहले इस थ्योरी क्लास देख कर आओ, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन बता चुकी थी कि जब दो कॉन्स्टेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि एलपीपी हैज यूनिक सोल्यूशन, दैट इज वन सोल्यूशन ओनली। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये 4 और 0 था, अगर आपको याद हो तो अगर ये मैं 4 और 0 और 2 और 3 दोनों इस अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालूंगी तो मेरे पास z की वैल्यू आएगी 12। मतलब दो वैल्यूज ऐसी हैं या फिर दो पेयर्स ऐसे हैं x एंड y के कि मुझे जिसको यूज करने पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 12 मिल रहा है। अगर ऐसा कोई आंसर आता है हमारा तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारे एलपीपी का मल्टीपल सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता चुकी थी। चलो, अब जैसे कि मैंने बताया कि देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एलपीपी के क्वेश्चंस। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। 99.9% चांसेस हैं कि आपका जो ग्राफिकल मेथड है यही एग्जाम में आए, 0.1% चांस है कि सिंप्लेक्स मेथड आए। रीजन क्या है, सिंप्लेक्स मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ग्राफिकल मेथड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से करेंगे एंड आई डू नॉट फील कि आपके एग्जाम में सिंप्लेक्स मेथड आएगा भी, ठीक है। ग्राफिकल आने के चांसेस 99.9% है, बट सिंप्लेक्स आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ढूंढा था, फ्रेम करा था, तो हम उस क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन है जहां पर एक डीलर जो है, ठीक है, एक डीलर है एंड दैट डीलर इज सेलिंग tables and chairs, ठीक है।
मैंने क्या बोला, एक डीलर है एंड दैट डीलर इज सेलिंग टेबल्स एंड शेयर्स। फिर क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रॉफिट फ्रॉम टेबल, टेबल से जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 250 और प्रॉफिट फ्रॉम चेयर, जो चेयर से प्रॉफिट आएगा अकॉर्डिंग टू द डीलर दैट विल बी 75। ठीक है, देन इसके बाद मैक्सिमम पीसेस विच अ डीलर कैन सेल, मैक्सिमम पीसेस सोल्ड कैन बी 60, उसने मैंने बता दिया कि हम 60 से ज्यादा नहीं बेच सकते। ठीक है, उसके बाद और क्या चीजें दी है, प्राइस, प्राइस ऑफ टेबल एंड प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, तो एक टेबल की प्राइस है 2500 और एक चेयर की प्राइस है 500। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है एंड डीलर के पास ₹50,000 का फंड है। ठीक है, उसको इसके पास इतना ही फंड है, अब इतने फंड में जितनी टेबल आ जाए जितनी चेयर आ जाए वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट दिया है, प्राइस दिए हैं टेबल और चेयर की, और मैक्सिमम पीसेस जो बेच सकता है वो सब दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और फिर इसमें लिखा रहेगा कि सॉल्व यूजिंग एलपीपी और सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग linear programming problem। ठीक है, using the above information, using the above information आपको linear programming problem solve करनी है। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं solve, के कैसे solve करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। ठीक है, तो पहला स्टेप आता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, z से। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा बताया था एलपीपी में हम कोई भी चीज को मैक्सिमाइज करते हैं, दैट इज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा मैक्सिमाइजेशन आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी प्रॉफिट्स की वैल्यू दी हुई है, तो मतलब मैं अपने प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करूंगी, क्योंकि कोई भी डीलर का मेन मकसद ऑफ सेलिंग द गुड्स, कोई भी बिजनेसमैन का मेन मकसद ऑफ सेलिंग द गुड्स ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें से कमा पाऊँ। ठीक है, अब इसके पहले एक चीज मैं लिख देती हूँ कि धीरे धीरे जब आपको वो हो जाएगा तो आपको यानी जब समझ में आने लगेगा तो आप लोग स्टेप्स आराम से लिख पाओगे। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। इसके पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, which means that let x be the number of tables that dealer sells and y क्या है, number of shares that dealer sells। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी डिसीजन वेरिएबल्स नहीं दिए थे, एक्स और वाई नहीं दिया था, तो आप लोग को याद होगा बचपन में हम यही करते थे, लेट पुट कर लेते। तो हमने लेट अज्यूम करा एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स द डीलर वांट्स टू सेल एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर्स द डीलर वांट्स टू। ठीक है, अब करते हैं नाउ। अब हम लिख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैम हमें पता है, हमें मैक्सिमाइज करना पड़ता है z को। z इज माई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, 250 है प्रॉफिट एक टेबल पे प्लस 75 है प्रॉफिट एक चेयर पे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो भी प्रॉफिट की वैल्यूज हैं उन प्रॉफिट की वैल्यूज यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम टेबल्स है 250। अब जितनी टेबल्स उसने बेची हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टेबल से अगर मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए नॉर्मल कॉमन सेंस है। ठीक है, एक टेबल से मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं टेबल से ही टोटल प्रॉफिट निकालूं, टोटल प्रॉफिट ऑफ टेबल। एक टेबल से मिल रहा है 10 रुपए और मैंने 10 टेबल्स बेची, तो क्या होगा, एक से मिल रहा है 10 और मैंने 10 बेची, मतलब मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 100। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक टेबल से मुझे 250 मिल रही है। अब नंबर ऑफ टेबल्स दैट द डीलर विल सेल विल गिव यू टोटल प्रॉफिट ऑफ द टेबल।
ऐसे ही एक चेयर से आपको 75 मिल रहा है, y मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चेयर्स द डीलर वांट्स टू सेल, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ चेयर्स। अब जब आप टोटल प्रॉफिट ऑफ टेबल प्लस टोटल प्रॉफिट ऑफ चेयर ऐड करोगे, दिस विल गिव यू एंटायर प्रॉफिट, जिसको मैक्सिमाइज करना हमारे ऑप्टिमाइजेशन का मकसद होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाया कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लो, प्रॉफिट की वैल्यूज दी हैं। ठीक है, अब लेट मी रब दिस। ठीक है, चलो यहाँ मैं मिटा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब पहला स्टेप था मैम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा हमारे सब्जेक्टिव फंक्शंस को लिखना। तो यहाँ पे आप चाहो तो, वैसे तो हमने लिख ही दिया है मैक्स, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, objective is to maximize the profit। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्टिव फंक्शंस पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें वापस लिखनी पड़ेंगी, मुझे 1 मिनट का समय दो, क्योंकि बार बार वो स्लाइड टच चेंज करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। प्राइस ऑफ टेबल, प्राइस ऑफ चेयर 2500, 500, 2500। ठीक है, मैक्सिमम टेबल एंड चेयर विच ही कैन सोल इज 60। ठीक है, एंड द फंड ही हैज इज 50,000। ये सब चीजें हमको दी थी। ठीक है, जिसका अब हमें काम पड़ेगा। अब हम यहाँ से लिखते हैं अपने कॉन्स्ट्रेंट्स कि भैया अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बीच में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो वो बाधाएं क्या होती है? उन बाधाओं को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट को सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है एक टेबल का प्राइस और एक चेयर का प्राइस। ठीक है, और मैक्सिमम जो मैं पैसा खर्च कर सकती हूँ वो है 50,000। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक टेबल के प्राइस को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेबल्स विच आई हैव गॉट प्लस एक चेयर के प्राइस को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेबल्स आई हैव बॉट, it should be less than equal to 50,000। ठीक है, ये समझ आया मैंने कैसे बनाया? लेट मी चेक द चैट पहले, अभी तक मैंने चैट नहीं देखी है। मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी, बस यहाँ पर ही टाइम लगेगा, इसके आगे तो बहुत ईजी है। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ। देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा है। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, मैंने बोला है कि कॉपी और पेन लेके बैठो। आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन क्लास खत्म, बट ये एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए एंड फिर मैं जो होमवर्क दूंगी वो आप लोग सॉल्व करना। चैट पे मैं यस और नो सुनना चाहती हूँ, जिसको समझ आ गया और जिसको नहीं। मैंने यहाँ पर आपका पहला कॉन्स्ट्रेंट बनाया। ठीक है, लक्ष्य हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिख दिया है, बट पहला कॉन्स्ट्रेंट है पैसों का। हम सबके पास लिमिटेड पैसे हैं, राइट? हम सब भी बजट लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा डीलर है उसके पास भी एक बजट है कि वो 50,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। तो उसने 2,500 की टेबल्स ली, डिवाइड 2,500 रुपए एक टेबल पे लगाया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेबल्स ही बॉट। 500 रुपए एक चेयर का प्राइस है एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चेयर्स ही बॉट, वाइस वर्सा जो भी। ठीक है,
अब इसको अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रकार के गुड हैं। एक है अपना, ऐसे तो सेम ही है, एक है अपनी कैडबरी चॉकलेट और एक है अपनी मंच। ठीक है, एक्स है कैडबरी, वाई है मंच। अब मुझे पता है एक एक्स का प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज एंड प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 50 रुपए का बजट है। अब मुझे इन 50 रुपए के बजट में ही अपने प्राइस ऑफ मंचेस और प्राइस ऑफ कैडबरीज को मद्देनजर रखते हुए क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ, एक है 10 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कैडबरी आई एम बाइंग, प्लस एक है 5 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ मंच आई एम बाइंग इज लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, या तो ये दोनों 50 के बराबर ही हो जाए या तो ये दोनों 50 के अंदर आ जाए। मतलब आपने कुल मिलाकर कैडबरी और मंच खरीदने में या तो पूरे के पूरे 50 रुपीज उड़ा दिए या तो आपने 50 से थोड़े कम उड़ाए, 48 उड़ा दिए, 49 उड़ा दिए, 40 उड़ा दिए, 30 उड़ा दिए, वट एवर। लेस देन 50 मतलब 50 से ज्यादा तुम नहीं उड़ा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा साइन लगा दूं तो मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने अपने मंच और कैडबरी खरीदने के लिए 50 से ज्यादा पैसे लगा दिए। मतलब तुम 55 और 60 रुपीज भी लगा सकते हो, बट जब तुम्हारे पास फंड ही 50 रुपीज का होगा तो तुम 60 रुपीज कैसे लगा सकते हो। इसलिए साइन हमेशा लेस देन इक्वल टू का आया, या तो 50 से इक्वल या तो 50 से कम खर्च करो। वही चीज मैंने यहाँ पे टेबल और चेयर के संदर्भ में लिख दी है। ठीक है, एलपीपी में सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने का रोल रहता है, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो 10th क्लास की मैथ्स होती है। बस आपसे एक बार सही कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये था अपना पहला कॉन्स्ट्रेंट कि मेरे पास लिमिटेशन थी पैसों की, सिर्फ 50,000 रुपए थे। अब क्या आपको कोई दूसरा कॉन्स्टेंट इसमें दिख रहा है? जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है उसमें एक दूसरा कॉन्स्टेंट भी है जो है ये, विच इज मैक्सिमम टेबल्स एंड चेयर्स विच कैन बी सोल्ड शुड बी इक्वल टू 60। तो पहला कॉन्स्टेंट ये है, दूसरा ये उसने बोल दिया कि भैया x प्लस वाई, एक्स क्या था मेरा, नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड, y था नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड, शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, या तो तुम 60 के इक्वल बेच दो या तो तुम 60 से नीचे 58, 59, 55 वॉट एवर अमाउंट तुम्हें बेचना है वो बेच दो। तो ये हो गया मेरा सेकेंड कॉन्स्टेंट कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ टेबल्स विच आई कैन सेल शुड बी इक्वल टू और लेस देन 60। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, अब तो और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है मैम, तो अब नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स लिख देते हैं। नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट मतलब जो एक्स और वाई होगा वो होगा हमारा इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव रहेगा सिंपल भाषा में। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एलपीपी प्रॉब्लम। मैं z यहाँ पे वापस लिख देती हूँ, हमें मैक्सिमाइज करना था हमारे z को, और z फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 250x प्लस 75y। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यूज थी ये हमारी। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दो हमारे कांस्टेंट और तीसरा हमारा नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। अब मुझे बताओ चैट पे कोई डाउट है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें दी हुई है, अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो नाउ वी प्लॉट द constraints
हम अपने कॉन्स्टेंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली मैं प्लॉट कर रही हूँ, तो पहले तो लिख लेते हैं पहला कांस्टेंट कौन सा है। पहला कांस्टेंट था मैम आपका 2500x प्लस 500y शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। अब ये कांस्टेंट बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इसको मैं डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ। तो जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, और मैं किस चीज से डिवाइड करूँ, मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 250 से, ठीक है। 500 से कर सकती हूँ, 500 से भी कर सकती हूँ। तो चलो मैं इस पूरे को 500 से डिवाइड कर देती हूँ। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 500। तो जैसे ही मैंने इसको 500 से डिवाइड करा, ये हो गया 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ओ सॉरी 100 डिवाइड करने पे। ठीक है, अब लग रहा है थोड़ा सिंप्लीफाइड। अब सेकंड कांस्टेंट कौन सा था मेरा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स कैसे निकालते हैं अपने, यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, हाँ। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें तो पहले हम लोग प्लॉट करते टाइम इसका इक्वालिटी साइन कर देते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू वाला साइन हम हटा देते हैं। ऐसे ही ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब याद करो, जब हमें इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था तो हम क्या करते थे, एक बार x को जीरो रखते थे, एक बार y को जीरो रखते थे। तो जब हमारा x जीरो है तो मेरे y की वैल्यू कितनी आएगी, इस केस में 60, ठीक है। जब हमारा y जीरो है तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो मुझे इस कॉन्स्ट्रेंट के पॉइंट्स मिल गए 60, 60, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लेट x इज जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। लेट y बी जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। तो इसके जो हमें पॉइंट्स मिले वो हमें मिले 100, 20। आई होप ये पॉइंट्स वाला चीज आप लोग को क्लियर हो, ठीक है। जब भी हमें एक लाइन के पॉइंट चाहिए रहते हैं, हम या तो x को जीरो रखते हैं या फिर हम लोग y को जीरो रखते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इसको इंडिविजुअली लिखना है, क्योंकि हमको लाइन के इंडिविजुअल पॉइंट्स मिल चाहिए। कैसे, इस वाली लाइन का पॉइंट इंडिविजुअली देखेंगे हम 0,60, और इस वाले का हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे 60,0। तभी जाके हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। तो इस लाइन के फिर पॉइंट्स हो गए 0,100 एंड 20,0। तो ये मुझे चार मेरे पॉइंट्स मिल गए, 0,60, 60,0, 0,100, 20,0। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल प्लॉट द कॉन्स्टेंट्स। अब हम फाइनली हमारे कॉन्स्टेंट्स प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। प्लॉट करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा ग्राफ, जो बनाना मेरे लिए स्क्रीन पे काफी टेढ़ा है, बट करेंगे हम। आप लोग कॉपी पे बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, हमारे पॉइंट्स क्या थे, एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो हमारा पहला कॉन्स्टेंट था उसके हमारे पॉइंट्स थे 0,100 एंड 20,0। जो हमारा दूसरा कॉन्स्टेंट था उसका पॉइंट था 0,60 एंड 60,0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर 10 का भी स्केल रखेंगे तो वी विल वर्क। यहाँ पे मैं 10 का स्केल रख रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। यहाँ पर भी 10 का रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80। वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे हम लोगों को यहाँ पे 100 भी चाहिए, तो हमको इसको 100 तक लेके जाना पड़ेगा। एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमको अपने एक्सिस को कितने ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। एट्टी, 90, 100। ठीक है, आप लोग की कॉपी पे अच्छा बनेगा। अब हमने लिख लिया स्केल्स पूरा। अब बस हम अपने दोनों कॉन्स्टेंट्स को प्लॉट कर देते हैं। तो पहले 0,100 मतलब एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 100 है। लो, पहला ही पॉइंट ही मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 20,0 फर्स्ट कॉन्स्टेंट का। तो 20 और 0 सेकेंड पॉइंट हमें ये मिल गया। अब मैं इस पॉइंट को और अरे यार वेट अ मिनट, जोड़ दूंगी। ठीक है, अब ये वाला कांस्टेंट प्लॉट करते हैं, 0,60 एंड 60,0। तो 0, 60, 0,60 एंड 60,0। ठीक है, अब ये जो दूसरे कांस्टेंट के पॉइंट मिले, हम इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग कांस्टेंट्स की पूरी इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, आपके पास समय है तो आप लिखना, समय नहीं है तो आप मत लिखना। जरूरी नहीं है कि हम अपने डायग्राम को बहुत ज्यादा अच्छे से सजा दें। ठीक है, तो ये लाइन मैं लिख के आपको बता देती हूँ। जो हमारी ये वाली लाइन है, पेन, ये वाली लाइन है, ये हमें दर्शा रही है हमारा कांस्टेंट नंबर 1। कांस्टेंट नंबर 1 क्या था हमारा, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। और जो ये वाली लाइन है, ये हमें दर्शा रही है हमारा कांस्टेंट नंबर 2। कांस्टेंट नंबर 2 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ऐसे ही दोनों कॉन्स्टेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब इतना करने के बाद जो हमारा ये वाला रीजन आया, इसको मैं बोलती हूँ कि दिस इज माय फीजिबल रीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं बी, यहाँ पे रख देते हैं सी। अगर मैं पेन चेंज करके लिखूं तो लेट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा आप लोग को भी देखने में सही लगेगा। ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए। ठीक है, in this diagram feasible region is equals to OABC। ये जो पूरा रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ से लेके, ये पूरा हमारा फीजिबल रीजन होगा। ठीक है, अब आपको वो पॉइंट जो मैं आपको बोल रही थी ना, थ्योरी समझ बाद में आएगी, वो तब समझ आएगी। इसके बाद एवरी पॉइंट inside the feasible region is called feasible choice। ठीक है, इस feasible region के अंदर कोई भी पॉइंट हो, वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, whatever, या फिर वो उसके ऊपर ही क्यों ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं feasible choice। ठीक है, एवरी पॉइंट इनसाइड मतलब यहाँ पे कहीं पर हो, एवरी पॉइंट इनसाइड और ऑन द बाउंड्री of a feasible region is called a feasible solution। ठीक है, all the point inside or on the boundary of the feasible region is called feasible solution या फिर feasible choice। feasible solution और feasible choice का मतलब सेम ही है कि कोई सा भी पॉइंट जो हमारे डायग्राम के अंदर हो या फिर हमारे डायग्राम की बाउंड्री पे हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ feasible solution। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखवा ही चुकी हूँ
अगर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा टी, तो ये अगर इससे मुझे कोई पूछे कि यार ये फीजिबल है कि नॉन फीजिबल, तो आप लोग बोल सकते हो कि बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द feasible solution it is called infeasible solution। ठीक है, because it lies outside, इसका इस feasible reason से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बाहर ही है, इसलिए इसको हम लोग infeasible solution भी बोलते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पॉइंट टी है वो है infeasible solution। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे सॉल्व करें। अच्छा, अब मैम हमारे पास सी पॉइंट के डेटा सेट्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी। हमारे पास फीजिबल सॉल्यूशंस कितने निकल कर आए? फीजिबल सॉल्यूशंस निकल कर आए हमारे ए बी सी। ठीक है, अब amongst them there will be one optimal। अब मैंने आपको बताया था क्लास में बच्चे तो सारे अच्छे हैं, बट उसमें से एक बच्चा ही टॉप करता है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये तीनों फीजिबल है, बट इन तीनों में से कोई एक होगा जो सबसे ज्यादा पढ़ता होगा। ठीक है, तो अमंगस्ट देम देयर विल बी वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इन तीनों बेस्ट लोग में से जो सबसे अच्छा बेस्ट है या सबसे ज्यादा बार बेस्ट निकल रहा है, उसको अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए हैं 0,60। ऐसे ही सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास, सी ओ सॉरी ये सी का है। पॉइंटर ऑप्शंस, 1 मिनट। सी के हमारे पास है 0,50, ऐसे ए के हमारे पास है 0,20। ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे बी के। बी के कैसे ढूंढेंगे? बी देखो इस डायग्राम में, व्हाट इज बी? बी इज द इंटरैक्शन ऑफ कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2। तो हम कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे। For B point, we have to solve constraint 1 and constraint 2। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला अपना क्या था? पहला अपना जो पॉइंट था, यानी जो अपना कांस्टेंट था वो था 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, और दूसरा बनना था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अब आई एम होपिंग आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमारे x और y की वैल्यू निकालो, विच विल बी आ पॉइंट B। ठीक है, तो जिसको नहीं आता हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि 5x के साथ जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दिया विथ द सेकेंड वेरिएबल एंड वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे 5 ऊपर है तो मैं 5 नीचे लिख दूंगी, और यहाँ पे x के सामने कुछ है ही नहीं तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी। ठीक है, तो इट्स लाइक आई एम यूजिंग माई डे। ठीक है, अब चलो आप लोग सॉल्व करो, मैं तो जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए उनके लिए सॉल्व कर रही हूँ। मुझे निकाल के बताओ एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आएंगी, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। मेरे पास तो है वैल्यूज। टू हॉट यार मध्य प्रदेश में।
लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? अरे 1 सेकंड गाइस, मैं लैपटॉप चलो आई एम वेटिंग। आप लोग मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दोगे? टेन और 50, 10 और 50, ठीक है। और लोग भी निकालो। चल, सही निकाला एकदम। 10 और 50 ही आ रहा है। मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बहुत सिंपल से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरी जो इक्वेशन हो गई ये बन गई 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड ये हो गया 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है। अब जो अपन बचपन में करते थे, साइन चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पर आ गया -4y, यहाँ पर आ गया -200। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 50। y की वैल्यू आप इनमें से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना। सपोज इस इक्वेशन में पुट कर दी तो आपकी x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है। तो हमको मेरे b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए विच इज व्हाट 10, 50। अब डायग्राम देखो। अगर अच्छे से ग्राफ पे डायग्राम बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली फीजिबल रीजन मिल जाएगा। अब देखो मैंने तो रफली इस पे बनाया था, लेट मी रब दिस, फिर भी आई थिंक सही आ रहा है। आप लोग का भी ग्राफ पे बनाओगे तो सही आएगा, बट एग्जाम में तो ग्राफ वगैरह मिलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बनाना, मतलब सीक्वेंस का ध्यान रखकर। तो आप रीचेक भी कर सकते हो अपने। जैसे अगर देखा जाए तो देखो जो मेरा बी पॉइंट है ये एग्जैक्ट ये, अगर मैं इसको ऐसे नीचे गिरा के चेक करना चाहूँ तो गिर रहा है 10 पे और ये यहाँ से गिर रहा है 50 पे। ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट बनाते तो दिस इज टाइप ऑफ रीचेकिंग फॉर मी, वरना एलपीपी की खासियत ये है कि बचे हुए कोऑर्डिनेट्स अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है। अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैंने क्या बताया था, हमको इनमें से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। तो नाउ व्हाट डू वी डू? नाउ we have A, we have B and we have C। ठीक है।
तो ए की मेरी वैल्यूज है, ए के मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 20,0, चेक करते रहना आप लोग भी। बी के मेरे जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए हैं वो है 10,50, और जो सी के मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0,60। ये किसने बताया नहीं मुझे, ए का यहाँ 20,0 है। ठीक है, नाउ इसको z उसमें डाल दो टू सी द मैक्सिमम प्रॉफिट। z के इक्वेशन में x और y की वैल्यूज डाल दो। तो z की ओरिजिनल इक्वेशन अपन ने क्या बनाई थी, 250x प्लस 75y। अब पुट कर दो, 250 20 प्लस 75 इंटू 0। ऐसे ही यहाँ पर 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50। ऐसे यहाँ पर 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60 एंड यू विल गेट योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 250 इंटू 2, 25 2 ज़ा 50, 0 0 5000। यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 2500 प्लस 75 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। चेक करते रहना, 6250। यहाँ पे z की वैल्यू आ गई ये आ रहा है। कौन से पॉइंट पे आपकी z की वैल्यू मैक्सिमम है, हमारा मोटिव क्या था, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो एट b विच इज 10,50 z की वैल्यू इज 6250 विच इज व्हाट, विच इज द मैक्सिमम। तो मेरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है वो आया है पॉइंट b, एट पॉइंट b। लास्ट लाइन, profit will be maximum at point B. This is your answer. अब let me check the chats. आप लोग का भी यही आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है चलो। अब बस एक लास्ट चीज मेरी आपके लिए बची है एंड देन वी आर डन विद द लेक्चर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ ऑफ फाइंडिंग आउट whether my region will come unbounded और bounded। आप अगर याद करोगे तो मैंने आपको बोला था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। या तो हमारा जो feasible रीजन होगा वो होगा बाउंडेड, जैसा हमारे इस केस में आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर दिस इज माई, कहाँ गया, हाँ, ये जो शेडेड एरिया है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये शेडेड एरिया मेरा फीजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, लाइट कलर से करते हैं यार, जिंदगी में डार्कनेस नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो रीजन है
ये मेरा आ रहा है feasible region and this is bounded. मैंने बताया था bounded मतलब जो हमारा feasible region boundary walls से घिरा हुआ हो, ठीक है। बट LPP में कुछ ऐसे भी solutions निकलते हैं जहां पर जो हमारा feasible region होगा वो unbounded आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा feasible region bounded ही आए, वो unbounded भी आ सकता है। मतलब ऐसे, आई थिंक 2 मिनट और। ये ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रही हूँ, बाउंडेड रीजन में जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन रहता है, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन में जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स रहेंगे, अरे यार एक तो आई हैव दिस थिंग समटाइम्स विथ माई स्टाइलस, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता है, ठीक है। जब भी आपके कॉन्स्टेंट्स में ऐसा साइन हो, समझ जाना जो आपका फीजिबल रीजन है वो निकलेगा अनबाउंडेड। जब भी आपके कॉन्स्टेंट्स में ऐसा साइन हो तो आपका जो फीजिबल रीजन है वो निकलेगा बाउंडेड। अब इसको हम रीचेक कर सकते हैं। यहाँ पर आओ, हमने अपने क्वेश्चन के जो कॉन्स्टेंट्स बनाए उसमें कैसा साइन है, यहाँ पर देखो, ये दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है। जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो हमारा जो रीजन होता है वो बाउंडेड बनता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में बना। बट अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा निकल जाए जिसमें ऐसे साइन हो, उसमें हमारा अनबाउंडेड रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको बस बतानी थी। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है LPP, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वी एंड द क्लास। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ढूंढूंगी और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस इस PPT में डालती हूँ आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। अंजलि मैम, अगर डिफरेंट साइन आए तो अंजलि किस चीज में डिफरेंट, मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स में डिफरेंट बोल रहा कि कभी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी कभी लेस देन इक्वल टू, ऐसा पूछ रहे हो? तो अगर ये पूछ रहे हो तो इसका आंसर ये होगा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट्रेंट्स में हमेशा सेम साइन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो दोनों में ही लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। तो अगर एक में ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स के साइन, इक्वालिटी साइन हमेशा सेम होना चाहिए। दिस इज अ रूल फॉर स्टैंडर्ड LPP प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑल कॉन्स्ट्रेंट्स शुड बी ऑफ इक्वलिटी टाइप। मतलब तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स का जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। हम लोग ने यहाँ एक जनरल फॉर्म देखा, तो यहाँ पर देखो एक कॉन्स्टेंट में ये है, एक कॉन्स्टेंट में ये है, बट इस कॉन्स्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ इनइक्वालिटी टाइप, मतलब तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हो उन सब में साइन इक्वालिटी टाइप का होना चाहिए, मतलब सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर तीन कांस्टेंट आ जाए तो भी मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। तीन कांस्टेंट्स आ जाए तो भी मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का। और कोई डाउट? अगर आप चाहो तो मैं आपको एक
3 वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगी, आप सॉल्व करके देखना। उसमें अपने पास 3 लाइन बनेगी। जो अपना फीजिबल रीजन बनता है ना, जैसे अभी अपने 2 लाइन बनी है, उसमें ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे हाइपोथेटिकल डायग्राम बना के बता रही हूँ, ठीक है। एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, हो सकता है एक लाइन ऐसी बन जाए, ठीक है। या फिर एक लाइन ऐसी बन जाए, एक लाइन ऐसी बन जाए, एक लाइन ऐसी बन जाए, कैसी भी लाइंस बन सकती है डिपेंडिंग। अब इसमें मेरा जो बाउंडेड है अनबाउंडेड रीजन होता है, वो रीजन ही वो वाला रीजन होगा जहां पे मेरे तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे कि इस वाले डायग्राम में अगर मेरा फीजिबल रीजन मुझे दिखाना है तो मेरा फीजिबल रीजन होगा ये, क्योंकि इस रीजन को मेरे तीनों कॉन्स्ट्रेंट्स बाउंड्री कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और इस रीजन में क्या होगा, इस वाले डायग्राम में मैम फीजिबल रीजन क्या होगा, तो फीजिबल रीजन होगा मेरा ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे सारे कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आ रहा है, इस वाले कॉन्स्टेंट के अंदर भी आ रहा है, इस वाले के भी आ रहा है, और ये जो ये वाला है इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक मुझे कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ता है कॉन्स्टेंट्स के बीच में, ठीक है। समझ आ रहा है 3 कॉन्स्टेंट में फीजिबल रीजन कैसे चूज करते हैं। जैसे देखो एक और बार बता देती हूँ, ये जो है इसमें पहला ये, ठीक है। मैं कलर करके बताती हूँ आप लोगों को। इस कांस्टेंट के अंदर आएगा पूरा ये येलो रीजन, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा बन गया ये, तो इसके अंदर आएगा मेरा पूरा इन कलर चेंज ग्रीन रीजन। देखो अब आप देखो कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे सिर्फ येलो है और कुछ पोर्शन ऐसा है जहां पे सिर्फ ग्रीन है, ठीक है। अब अपन बना देते हैं एक और कॉन्स्टेंट्स, सपोज ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो अब इसका शेडेड रीजन कैसा आएगा, ये, ठीक है। अब मैम इसमें फीजिबल रीजन कौन सा होगा, वापस पेन करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेरा फीजिबल रीजन हुआ वो होगा ये वाला, दिस एंड दिस, ये वाला पोर्शन। क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहां पे आपका येलो कलर प्लस रेड कलर प्लस ग्रीन कलर एवरीथिंग इज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये वाला जो रीजन होगा वो होगा मेरा फीजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे मेरा येलो कलर प्लस ग्रीन कलर प्लस रेड कलर एवरीथिंग वाज ओवरलैपिंग। येलो कलर मिट गया बट आप समझ जाओ ये वाला, ठीक है। ठीक है ठीक है ओके। आई थिंक मैं दे दूंगी, आप लोग सॉल्व करके देखना, नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग वापस एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक्स में एलपीपी के 3 कॉन्स्टेंट्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि यूजुअली 2 ही आते हैं, ठीक है। बट मैं ढूंढ लूंगी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, बाकी हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यू गाइस कैन लीव एंड आई विल सी यू टुमारो एट 5:30।
ओके।